बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, 10 दिन और तकरीबन 5 घंटे पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को गुजर चुके हैं, लेकिन भारत की जानिब से अभी तक कोई ठोस शवाहिद सामने नहीं लाए गए। इन 10 दिनों के अंदर पाकिस्तान ने एक ऑफ़र की कि आइए गैर जानिबदार तहकीकात की तरफ बढ़ते हैं ताकि ये मामला हमेशा के लिए हल हो जाए। हर 5-6 साल बाद एक वहाँ से इल्ज़ाम लगता है और उसके बाद बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ जाती है। इन्हीं 10 दिनों के अंदर गुज़िश्ता दिन रॉ की दस्तावेज़ात जो है वो लीक हुई, जिसमें बताया जा रहा था कि किस तरह इस ऑपरेशन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है। अगर वहाँ पर कोई कार्रवाई हो रही है तो उसको किस तरह मीडिया पर पोर्ट्रे करना है, किस तरह उसके सबूत इकट्ठे करने हैं, किस तरह वहाँ से ऐनी शाहिदीन को सामने लाना है, और वो तमाम तर दस्तावेज़ात भी सामने आई हैं। फिर इंडिया ने इस 10 दिन पहले जो वाक़या हुआ और उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल कर दी, जो कि वो नहीं कर सकता था। ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई, लेकिन इसके बहुत से अहम पहलू हैं जो अभी डिस्कस होना बाकी हैं। फिर नरेंद्र मोदी की जानिब से अपनी फ़ौज को ये इख्तियार दिया गया कि वो कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। हमने 2 दिन पहले देखा, 2 से 3 दिन पहले रात को 1:30 बजे पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब ने रात तकरीबन 1:45 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि हालात बहुत कशीदा हैं, 24 से 36 घंटे बड़े अहम हैं। और उसी रात को 4 राफेल तैयारे भारत की जानिब से उड़ाए गए, और जब उनको इंटरसेप्ट किया गया यहाँ पर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की जानिब से तो वापस चले गए। इन्हीं 10 दिनों के अंदर 2 सीनियर तरीन अफसरान के भारत ने इस्तीफ़े लिए या उन पर कार्रवाई का आगाज़ किया। उनमें से एक एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर हैं, और ये 4 राफेल तैयारे उड़ाने के बाद उनको सैक किया गया। फिर पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ये कहा गया कि आप अगर वहाँ से कोई कार्रवाई करते हैं तो आपको भरपूर जवाब मिलेगा, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान ने यह वाज़ेह मौक़िफ़ रख दिया कि अगर आपने वहाँ से कोई शर अंगेज़ी की या दरअंदाजी की कोशिश की तो बढ़कर जवाब देंगे। अब ये सारी सूरत हाल कहाँ जाएगी, और ख़ास तौर पर जो असल मामला है सिंतास मुआहिदे का, जो मुअत्तली उसकी हुई, उसके हवाले से अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, और क्या भारत उस जो यकतरफ़ा फ़ैसला उसने लिया उस पर किसी तरह अमल दरामद कर भी सकता है, और अगर वो करता है तो फिर हमें क्या करना है, क्योंकि ये वो एक चीज़ है जो लॉन्ग टर्म के अंदर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है। या जो मुआहिदा ही सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि दोनों ममालिक के एक तो मामलात स्मूथ चलें, और दूसरा किसी को भी पानी की कमी का सामना ना करना पड़े। प्रोग्राम में हमारे साथ नजमुल साकिब साहब, पीजे मीर साहब, बशीर साहब मौजूद हैं, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नजमुल साकिब साहब, अगर इंडस वाटर ट्रीटी से आज आगाज़ करें तो वन साइडेड जो डिसीजन इंडिया ने लिया है, उसके बाद पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, और जब एक तरफा वो मुअत्तल इंडिया कर देता है उसको, तो फिर उसकी हैसियत क्या रहती है? बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वट एवर इज़ हैपनिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया राइट नाउ। अब हुआ ये है कि पिछले 10 दिन से हम ये सुन रहे हैं कि जी ये ट्रीटी ये है, ये ट्रीटी वो है, ट्रीटी में ऐसे है, ट्रीटी में वैसे है। फॉरेन ऑफिस में कोई 25 साल पहले इस ट्रीटी पे बाकायदा काम किया, और उसमें से कुछ चीज़ें याद थीं, कुछ ये जब हुआ वाक़या तो फिर रिफ़्रेश की मेमोरी। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बस टेलीविज़न पे कोई बोल देता है और उसको हम सच समझ लेते हैं, देख लेते हैं। आपने बड़ा अहम सवाल किया है और मुझे खुशी होगी इसका सैर हासिल जवाब दे के। जी, इस ट्रीटी के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जो कि नॉर्मल होता है, जिसमें कि 9 साल लगे, और उसके बाद 1948 से लेके ये मामला शुरू हुआ और 1960 में ख़त्म हुआ। उसके बाद 2 साल बाद जो है वो न्यू दिल्ली में इसको रजिस्टर किया गया। इससे पहले कराची में 1960 में अयूब खान साहब जो हैं और जवाहरलाल नेहरू साहब आते हैं, उनको बड़ा पुरतपाक हम इस्तकबाल करते हैं, वो यहाँ आके उसको साइन करते हैं। पहले तो हो गया उसका टेक्स्ट जो कि ट्रीटी का है। दूसरा इसका हिस्सा है प्रोटोकॉल का। एक प्रोटोकॉल है जो इसके साथ अटैच्ड है, और उस पर भी बड़ी लेदे हुई थी, बड़ी तफसील से ये सारी बातें हुई। फिर है उसके कुछ नेक्स्चर्स हैं। अच्छा, ये नेक्स्चर्स जो हैं ये भी साइन हुए, एक एक सफ़ा, एक एक चीज़ इसकी साइन हुई। तो ये ट्रीटी जो है वो यूँ समझिए कि 9-10 साल की
मुस्तकिल मुसलसल मेहनत के बाद दोनों साइड जो हैं, और उसमें यह था कि चूंकि दोनों साइड को ये सूट करता था कि इस मामले को इस तरीके से करें, लिहाजा ये ट्रीटी हुई। अब इसमें यह है कि एक जो गलतफहमी पैदा हो रही है कि जी पाकिस्तान को चाहिए कि वो चला जाए सीधा सीधा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाए। पाकिस्तान को चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ की जो है वो हुई है, पता नहीं बेहुरमती के क्या उसके साथ ज्यादती हो गई है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में जाके रेजोल्यूशन जो है ना उसका होना चाहिए। सबसे पहले ये देखिएगा कि इस ट्रीटी के अंदर मौजूद है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसके 3 स्टेप्स हैं या 3 चीज़ें हो सकती हैं जब भी इस ट्रीटी के बारे में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। पहला तरीका है कि एक इंडस वाटर आपका कमीशन है जिसकी के कार्रवाइयाँ जो हैं वो रोक दी हैं, यानी किशन गंगा का जब वाक़या पेश आया था तो उसने कहा, इंडिया ने कहा जी कि हम नहीं करते, इंडस वाटर कमीशन। दूसरा इसका है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इस्टेब्लिश की जाती है जो दोनों पार्टियों के तनाज़े को सुनती है और उसके बाद वो फैसला देती है और वो फैसला दोनों ने उस पर अमल दरामद करना होता है। तीसरा इसका एंगल है, उसको हम NE कहते हैं, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स। ये न्यूट्रल एक्सपर्ट्स जो हैं इसको किया जाता है, यानी तैनात करता है, ज़्यादातर उसमें वर्ल्ड बैंक की होती है इन्वॉल्वमेंट और दोनों पार्टियों उस पर राज़ी होती हैं, तो उस न्यूट्रल एक्सपर्ट को बनाया जाता है और उसको कहा जाता है कि जी आप फैसला करें। जिस तरह टेक्निकल लेवल है ना कि ये जो आप बना रहे हैं ये रन ऑफ द रिवर पे बना रहे हैं, ये फलाना हो रहा है, इसकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, इसमें से कितना फ्लो किधर जाएगा, तो न्यूट्रल। तो ये 3 हो गए। अब ये है कि इसके बाद आते हैं इस सवाल पे कि ये जो उसने कहा है कि वी आर कीपिंग दिस ट्रीटी इन अबेंस, कि हम इसको जो है वो बैक बर्नर पे डाल रहे हैं, हमने उसको एक तरफ कर दिया है। उन्होंने रिवोक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि हम इसको ख़त्म करते हैं, ठीक। उन्होंने विड्रॉ नहीं किया जो कि होता है जी कि हम इस पर यूनिलैटरली विड्रॉ कर रहे हैं, उन्होंने इसको एक तरफ कर दिया है। ये तीनों चीज़ें वो नहीं कर सकते ट्रीटी के मुताबिक। लेकिन ज़ौक जब जंग आती है, जब जंग होती है या जंग होने के आसार होते हैं, तो ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स जो है ना वो तो वैसे ही डामाडोल हो जाते हैं। लिहाजा इसको मिक्स ना किया जाए। बॉटम लाइन ये है कि ये ट्रीटी इस वक्त भी मौजूद है, ये ट्रीटी खत्म नहीं हुई। इस ट्रीटी पे अगर कल को होता है ना सुबह का भूला शाम को वापस आए तो भूला नहीं कहते, तो अगर यानी इंडिया ने सिर्फ ये करना है ना कि उनकी वाटर सेक्रेटरी जो उनका है उसने एक खत और लिखना है कि जी वो गलती से खत चला गया था तो इसको ज़रा रफा दफा करते हैं। तो ट्रीटी में हम ये नेगोशिएट करना चाहते हैं ABCD। यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करूँगा। देखिए ट्रीटी में ही एक चीज़ लिखी हुई है जिस पे कि मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को अब इतना भी बुरा ना समझे कि उसने उस क्लॉज पे अमल करते हुए पाकिस्तान को 2 नोटिस दिए। जो दूसरा नोटिस आया वो फॉर्मल नोटिस था। ये 2 नोटिस जो हैं ये आए और इसमें उन्होंने ये कहा कि आइए मिलके बैठते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आ चुका है और चूंकि बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ गई है तो मसाइल बढ़ गए हैं। अच्छा, अब इस नोटिस को पाकिस्तान ने दरखौरे इतना नहीं समझा और इस पे वेट किया उन्होंने। ये को पिछले 2-3 साल की बात कर रहा हूं और ये 2024 की बात है कि वो यानी आपके पास आता है नोटिस जो कि फॉर्मल नोटिस है। अभी भी उस क्लॉज मौजूद है कि अगर दोनों पार्टियां, इस पे बात खत्म करते हैं, अगर दोनों पार्टियां बैठ जाएं, वर्ल्ड बैंक बैठा हुआ हो और वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक। तो मैं जो सबसे पहले कहूंगा ना, आपने कहा इसका हल क्या है, ये बताने के बाद कि ट्रीटी वहीं पे मौजूद है, इसका हल एक सीधा सीधा सा है कि कॉन्फ्लिक्ट, वो जो आपका रेजोल्यूशन मैकेनिज्म उसको तो हमने ऑलरेडी कर दिया है। क्या हर्ज है इसमें सोचने में? बैठते हैं इंडिया के साथ और उससे कहते हैं आपने क्या चेंजेस करने हैं, उसके बाद अपना मतमा नजर बताते हैं। ठीक है, ये डिफ्यूज सिचुएशन करने की एक राह हो सकती है। पीजे मीर साहब, ये बात ठीक है, चले अगर बैठने के लिए उन्होंने पहले भी नोटिस भेजा या दरख्वास्त की तो बैठ भी लेना चाहिए, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इसको पहलगाम के वाक़े से जोड़कर पाकिस्तान पर यकतरफा तौर पर डिसीजन लेना, यहाँ पर जो है वो इख्तलाफ आता है कि आप एक ऐसा टेररिस्ट वाक़या जिस पर हम कह चुके हैं कि भाई बैठ जाओ आके बात करते हैं,
उस पर आप इसको लिंक करते हैं। दूसरा, पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे की मअतली पर भारत को बाकायदा नोटिस देने का फैसला किया है, तो क्या अब इसका मुस्तकबिल होगा? सबसे पहले मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में जो हम लोग बैठे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? आपको ये हिंदुस्तान को कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे डैम्स बनाने पे। अब वो ट्रीटी बंद करें, अबेंस में ले जाएं, रिवोक करें, जो मर्जी कर लें, जब तक उनके डैम्स नहीं बनेंगे उसके आगे वो चल नहीं सकते। लेकिन इनका जो थ्रेट है फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स वो हमारे सामने अब आ गया। हमने पहले देखा कि 65 की जंग, 71 की जंग, फिर वो पुलवामा, बीच में कारगिल, बालाकोट एंड सो ऑन फोर्थ, पहलम नगर। अब ये जो बात अब आई है और हिंदुस्तान इस पे बड़ा जज्बाती हो गया है, मैं समझता हूँ ये एक जज्बाती स्टेटमेंट है जिसमें नरेंद्र मोदी को खुद भी गालियाँ पड़ी हैं, बड़ी अपोजिशन आई है और एक आम आदमी ने वहाँ रीज़न करने की कोशिश की है कि ये एक जज्बाती एक फ़ैसला है और ये सियासी फ़ैसला है इन द सेंस कि एक डिवाइड किया जाए अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के लिए, बाकियों के लिए नहीं। आप देख लें इनकी ऑपोजिशन है वहाँ हर जगह, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये फ़र्क है कि वहाँ पर ऑपोजिशन और अक़लियतों का रोल देखें या उनके साथ सलूक देखें, और पाकिस्तान में ऑपोजिशन का और अक़लियतों का रोल देखें और उनके साथ सलूक देखें। बिल्कुल, आपने फ़ारूक अब्दुल्ला को देख लिया राज्यसभा में, कितनी ज़बरदस्त उन्होंने तकरीरें की हैं। आपने सिखों की एक आवाज़ सुन ली है, उन्होंने तो इतना भी कह दिया कि भाई पाकिस्तान आर्मी के साथ जितने भी सिख सोल्जर्स हैं इन्होंने नहीं लड़ना। अब ये बहुत बड़ी बात है, ये एक सडिशियस बात है, लेकिन वो खड़े हुए अपने मौक़िफ़ के ऊपर। सो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने ये जो स्टेप लिया है बड़ा इमेच्योर है। जो भी नजम साहब ने बात की है, रास्ता वही है कि हमने बैठ के इस पे बात करनी है। एंड आई एम टोटली अवेयर, ये जो उन्होंने बात की है, उन्होंने जो हमें सेकंड नोटिस भेजा, हमने तो नोटिस लिया ही नहीं। ये नोटिस ये नहीं लिया, इसी तरीके से सोवियत यूनियन ने भी एक हमें भेजा था, हमने नहीं किया। ये तो जब हम मॉस्को गए थे तो हमें एम्बेसडर ने बताया कि ये हमारी हुकूमत करती है। क्वेश्चन इज़, हमें प्रोएक्टिव होना है, हमें तकड़ा होना है, हमें ऑन द बॉल रहना है, तो तब आप बात करेंगे। हमने बात करनी है, उन्होंने भी बात करनी है। बिल्कुल सही कहा, पॉपुलेशन आपकी बढ़ गई है, पानी एक लिमिटेड है, अपर राइपेरियन है और लोअर राइपेरियन जो है हमारी भी जिम्मेदारी है, हम क्या कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि अब वो बिलावल की जो बंदूकें थी पंजाब से हट के इंडिया में चली गई। उन्होंने कहा ये तो सिंधु रिवर ये हमें पागल कर रहा है, बड़ी अच्छी चीज़ है। देखो, ये होती हैं ज़ौक़ चीज़ें पाकिस्तान के अंदर जो आपको यूनाइट कर देती हैं। बिल्कुल हमारे डिफरेंसेस होते हैं, हर प्रोविंस के डिफरेंसेस हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और हर मुल्क में होता है, हर मुल्क में होता है, लेकिन आप इसको रिजॉल्व करते हो। तो बिलावल की मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि पहले खून बहेंगे, ये होगा, और अब क्या हम आपको ये नहीं करने देंगे। सो दिस इज़ अ गुड साइन। बट हैविंग सेड सो, आई थिंक जितनी मर्जी हम जज्बाती बात कर लें, ये जज्बात का वक्त नहीं है, ये एक प्रैक्टिकलिटी का वक्त है। और इस प्रैक्टिकलिटी के अंदर हम तैयार हैं। आपको हर फॉर्मर आर्मी जनरल, फॉर्मर एयरफोर्स का हेड, हर एम्बेसडर आपको यही कहेगा वी आर रेडी। लेकिन और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो वैसे ही कह दिया हुआ। सो हम अब ये चाह रहे हैं कि इसको एस्केलेट ना करें। आपको पता चल गया कि अमेरिका ना आपकी साइड ले रहा है, ना हिंदुस्तान की साइड ले रहा है, वो डबल गेम खेलता है, उसको अपने इंटरेस्ट हैं। सो बेसिकली जो मैं पहले भी आपके शो में मैंने बात की है कि प्लीज़ किसी पे बैंक ना करें, हमने खुद ही अपने मामलों को रिजॉल्व करें। ठीक है साकिब बशीर साहब, संजीदा नौयत का मामला, जज्बाती जो फैसले हैं वो तो जंग से रिलेटेड या हम बॉर्डर पर देख रहे हैं कि किस तरह माहौल एक बना हुआ है, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन जो ज़्यादा संजीदा नौयत का मामला वो ये भी है कि ये जो सारा ट्रीटी का मामला है ये पाकिस्तान को मुस्तकबिल में नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मुस्तकबिल का भी कोई वाज़ेह किस्म का फ़ैसला करना है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान इस वक्त डिसीजन ले रहा है, वो कह रहा है कि नोटिस हम भारत से सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली की ठोस वजूहात पूछने के लिए एक नोटिस भारत को भेजेंगे, या इस किस्म के जो इक़दाम हो रहे हैं ये क्या फ़र्क डालेंगे, और क्या ये टेंशन जो पानी के ऊपर है ये कम होगी?
टेंशन तो मेरा ख्याल है कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कुछ सिचुएशन पिछले 24 घंटे में कुछ ना कुछ कम हुई है, बज़ाहिर ऐसे लगता है। अब ये हो सकता है कि जो वहाँ पे जो भारत में जो उनकी जो सलामती कमेटी है उसका जो इजलास हुआ था उसका कोई एलामिया सामने नहीं आया। परसों रात को शाम को जो इजलास हुआ था तो उसमें क्या फ़ैसले उन्होंने किए हैं और वो किस तरफ जाएंगे, क्या कोई एक्सट्रीम पोजीशन लेंगे या नहीं लेंगे, फिर जिस लेवल पे जो भारत है उसके अंदर हाइप क्रिएट की गई है और उस हाइप में बहुत सारे ऐसे लोग भी, कोई माजी में हम देखते थे कि वो अमन की आशा, कोई लिबरल्स, कोई वहाँ पे थोड़ा सा माहौल जितना गर्म होता था उसको कम, टेम्परेचर को कम करने की कोशिश होती थी, तो वो लोग भी अग्रेसिव जो है वो मूड में नज़र आते हैं। वो आपको टीवी चैनल्स पे, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे अग्रेसिव नज़र आते हैं। तो इस माहौल को कम करने में शायद जो है वो कुछ वक्त लगेगा। अब जो सिंध ताश मुआहदे, इसकी मुअत्तली, एक तरफा जो मुअत्तली का मामला है, अभी जो टेंशन चल रही है मेरे ख्याल में अभी तो ये तय होना है कि ये टेंशन जो है वो कम हो। सिंध ताश मुआहदे वाला जो मामला थोड़ा सा चलेगा, तवील चलेगा। जिस तरह पाकिस्तान ने नोटिस उनको भेजने का फैसला किया है या जो ऑप्शंस मौजूद हैं, जिस तरह नजम साकिब साहब ने बताया कि जो ऑप्शंस उस ट्रीटी के अंदर ही मौजूद हैं, किस तरह उसको जो है वो देखा जा सकता है, रिविजिट किया जा सकता है, या जिस किस्म का भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया था कि क्या भारत उस पोजीशन पे आ सकता है कि जो हमने नोटिस भेजा है उसके बाद सूरत हाल शुरू करते हैं, बैठते हैं, देखते हैं। तो ये जो देखने वाला है। लेकिन इस दौरान एक इस पाक भारत जो तनाव है, जो कशीदगी है, इस दौरान जो साबिक रा के सरबराह हैं अमरजीत सिंह दौलत, उसका इंटरव्यू जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में आपने भी देखा होगा जी। उसमें उन्होंने 2-4 बातें बड़ी अहम की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जंग का मतलब न्यूक्लियर जंग है, मतलब आप 2019 वाली पोजीशन, और अभी आप जेडी वैंस जो है, जो नायब सदर है, अमेरिकी नायब सदर, उन्होंने भी जो बात की वो यही कह रहे थे कि उस सिचुएशन उस लेवल पर ना जाए। अगर उसके बयान को हम समझने की कोशिश करें कि उस लेवल पर ना जाए कि पूरा खित्ता जो है वो लपेट में आ जाए। 2019 की सिचुएशन जो है वो जो थी, भारत ने यहाँ पे जो कुछ किया और उसके बाद पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दे लिया। एक तो इन्होंने ये कहा, और उसने जो अमरजीत कहते हैं कि जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है और भारत की जानब से कश्मीरियों पर जो तशद्दुद है वो गलत फैसला है। अच्छा, जो कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है इस मामले में, जो कहीं पे रिपोर्ट भी उस तरह नहीं हो रहा, वहाँ बताया जाता है कि कई हजार लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिनका माजी में कहीं ना कहीं को लिंक था जो वहाँ की जो मूवमेंट है उसमें, और वहाँ उन लोगों के घरों को तबाह किया जा रहा है। जो कानून है उसकी वायलेशन तो है ही है, लेकिन जो कोई किसी के साथ थोड़ा सा भी लिंक था तो उसको जो है वो इबरत का निशान शायद जो वो भारत बनाना चाहता है, जो माजी में भी करता रहा है कश्मीरियों के साथ। तो ये जो सिचुएशन है, मेरे ख्याल में सिचुएशन उस तरह अब नॉर्मल तो तब ही होगी जब जितने भी इकदाम भारत ने उठाए हैं। अब ये सिंध ताश मुआहदे के साथ साथ आपको पता है कि पाकिस्तान ने भी यहाँ पे उनका जो मिशन था या हाई कमिश्नर यहाँ पे उनका जो हमला कम करने का कहा था, या जब भारत जी उनको कहा था कि वो वापस चले जाए, वहाँ से भी पाकिस्तानी जो है वो वापस आ रहे हैं। और एक वाकया जो है वो रिपोर्ट हुआ है कि जी एयर स्पेस बंद है। एक वाकया और रिपोर्ट हुआ है कि एक 80 या 86 साल एक बुजुर्ग थे जो पाकिस्तान की अतारी बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ उन्होंने आना था, और वो इधर पाकिस्तान के हैंड ओवर होने से पहले ही उसकी डेथ हो गई है। 86 साल जो है बुजुर्ग है। तो इस सारी सिचुएशन में जो आम आवाम है वो भी बड़ी मुतासर हो रही है। बेशक उधर पाकिस्तानी हैं, उधर जो पाकिस्तानी थे उनको जो है वो निकाला जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे जो ट्रीटमेंट के लिए गए हुए थे उनको भी जो निकाला जा रहा है। कुछ के इंटरव्यूज़ भी आपने जो है वो देखे होंगे। तो सूरत हाल में दोनों तरफ की टेंशन तो है ही है, बल्कि एक और चीज़ मैं अर्ज़ करूं कि जो कुछ भारत की जानिब से, जो भारतीय मीडिया की जानिब से बात की जा रही है कि यहाँ पे लोगों ने जो है वो पता नहीं कितने दिनों का राशन इकट्ठा कर लिया है, और बिल्कुल जो है वो इस तरह का माहौल बताया जा रहा है। लोग वहाँ से शायद जो पूछ रहे हैं कि ये राशन इकट्ठा हो गया है, तो पाकिस्तानी तो बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनको शायद आइडिया नहीं है कि यहाँ तो मतलब उस तरह का माहौल तो बिल्कुल भी नहीं है। यकीनी तौर पर जो फोर्सेज है, सिक्योरिटी फोर्सेज है या हुकूमत के लेवल पे जो तैयारी है इसको काउंटर करने के लिए वो भरपूर है।
बिल्कुल ऐसी, और अवाम में उस तरह की वो टेंशन नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी हमारी है, ये जो हमारी अफवाज हैं, जो यकीन हमारा उन पर है, उस वो टेंशन नहीं है। पीजी मीर साहब कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, साकिब साहब ने बात की है कि वो बॉर्डर के ऊपर ये होता है। देखो, वो सिक्योरिटी के लिए हर मुल्क अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है। हम कर रहे हैं, जो इंडिया आज पाकिस्तानियों के साथ कर रहा है, हम कर रहे हैं अफगानियों के साथ। हमने अपनी सिक्योरिटी को देखना है एट द एंड ऑफ द डे कि हम किस तरह सिक्योर होंगे। तो हर मुल्क अपनी सिक्योरिटी को देखता है, उसको असेस करता है एंड अकॉर्डिंगली उसको एक्ट करता है। तो मैं उस पर जंप ये नहीं करूँगा कि भाई वाह ये कोई इस तरह के काम कर रहे हैं। ये नॉर्मल आप कह रहे हो कि SOPs होते हैं। लेकिन यहाँ जो पॉइंट इस वक्त रेज़ करने की ज़रूरत है और इंडियंस को बताने की ज़रूरत है, 50 बिलियन रुपीस का इनको नुकसान हो रहा है एयर इंडिया को, विच इज़ अबाउट $591 बिलियन। उन्होंने अब सब्सिडी मांग ली है इंडियन गवर्नमेंट से कि जी आप हमें दें जब तक ये मसला रिजॉल्व नहीं होता या एयर स्पेस खुलती नहीं है। अब आप मुझे बताओ, ये जो हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म जिसका टारगेट है जी इस वक्त, ये इन्होंने है $371 ट्रिलियन कि इसको $500 ट्रिलियन पे लेके जाएंगे, क्या ये अचीवेबल है इन द लाइट ऑफ ऑल दिस? नो, इट इज़ नॉट। सो मैं समझता हूँ कि इनको अंदर से ही अभी इनकी मुखालफत बड़ी ज़्यादा होगी और ये एक उस रास्ते पे जा रहे हैं जिसको मैं कहता हूँ रोड टू डिजास्टर, और वक्ती फायदे के तौर पर डिसीजंस जो है वो लिए गए। ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक हैं तो कुछ सिफारती सूरत हाल पर जो राब्ते चल रहे हैं उस पर बात करेंगे और उसके असरात क्या हैं उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। ये अब 10 दिनों की जो टेंशन थी इसके अंदर पाकिस्तान ने भी बहुत से मुल्कों से रब्ता किया और बहुत से मुल्कों ने पाकिस्तान से इस पर बात करने के लिए रब्ता किया, और इसी तरह भारत ने भी बहुत से मुल्कों से रब्ता किया और भारत से भी बहुत से मुल्कों ने रब्ता किया। सबसे अहम रब्ता हमने गुज़िश्ता दिनों के अंदर देखा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जानिब से उनके वज़ारत ख़ारजा में से रब्ता किया गया है, वो पाकिस्तान से भी किया गया है और इंडिया से भी किया गया है। पाकिस्तान से बात करते हुए ये कहा गया है कि आप इस वाक़े की मज़म्मत करें जो पाकिस्तान पहले ही कर रहा है। फिर कहा जा रहा है कि आप इंडिया की मुआवनत करें जो पाकिस्तान पहले ही ऑफ़र कर चुका है, और उसके बाद फिर भारत से ये रब्ता किया गया। तो पीजे मीर साहब, क्या हम कोई उम्मीद रखें कि इन राब्तों से भी कोई टेंशन कम हो सकती है? क्योंकि माजी की उम्मीदें हमारी सो कॉल्ड माजी के हवाले से देखूँ तो जो वो ममालिक हैं जिनका इम्पैक्ट होता है वो कोई कारामद साबित नहीं हुई। देखें, ये दोनों साइड से हमें काम करना पड़ेगा। हमारे अंदर एक आप कह लो कि एक बहुत बड़ा डेफिसिट फैक्टर है, ट्रस्ट डेफिसिट। इसको हमने रिमूव करना है, और जब तक ये हम रिमूव नहीं करेंगे आप देखेंगे कि इसी तरीके के साथ हम आगे चलते रहेंगे। लेकिन बात आती है कि हम इस बात को आगे कैसे बढ़ाएं। आपने सही कहा, वज़ीर आज़म ने भी कहा, बाकियों ने भी कहा, हमने भी बढ़के मारी हैं इधर, उन्होंने भी बढ़के मारी हैं। बढ़कों से कुछ नहीं है, ठीक है, मारते रहें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें उस रूट पे या उस लेवल पे नहीं आना चाहिए जो कि वाइस प्रेसिडेंट ने भी अमेरिकन ने कहा है, JD वैंस ने एडवांस में कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। अब आपके पास एक इंटरनेशनल पिक्चर डेवलप हो रही है, लेकिन ये इंटरनेशनल पिक्चर बड़ी स्लो है। हमें इस पिक्चर को, वो कहते हैं ना, फास्ट फॉरवर्ड करना है, और ज़ौक़ ये फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो रही है क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है। हमें यहाँ बैठ के टीवी पे बैठ के या बाहर बैठ के हमें पता नहीं है, लेकिन आपको बहुत बहुत नुकसान हुआ है, हमें नुकसान हुआ है। अभी आप देखो सखर के ऊपर आपने रोका है, एक बिज़नेस का सिर्फ ब्लॉकेज के साथ एक्सपोर्ट का $4.5 मिलियन का नुकसान हुआ। सिर्फ एक है, बाकी खुदा जाने कितने होंगे। तो हमने हर एंगल को देखना है, बिकॉज टेंशन्स बढ़ जाती हैं। आपका स्टॉक एक्सचेंज कहाँ चला जाता है, हिंदुस्तान का भी कहाँ चला जाता है। तो हमने दोनों ने मिल के बैठ के बात करनी है। मैंने तो कई दफ़ा इंडियन मीडिया में कहा है, आज सुबह भी मैंने कहा है, लेकिन वो उनके दिमाग के अंदर वो फिक्सेटेड है। एक घड़ी है ना, उसकी मूवमेंट होती है परपेचुअल, इनका है परपेचुअल डिनायल। ये हर चीज़ को डिनाई करते हैं, आपको बात भी नहीं करने देंगे, आपके अंदर मुंह में अपनी ज़बान डालेंगे, फिर कहेंगे आप बताओ। तो ये लोग ठीक नहीं हो सकते। आपने इनके साथ क्रिकेट का भी देखा है, और क्रिकेट की अगर मैं बात करता हूँ
टेंशन की बात करते हैं कि हम भाग रहे हैं, और कदाफी स्टेडियम ज़्यादा भर गया है, उसमें ज़्यादा लोग अंदर आने शुरू हो गए और ये कहते हैं कि हम भाग रहे हैं। हमें तो परवाह ही नहीं है, हम तो कह रहे हैं अगर तुमने ये एडवेंचर करना है हम रेडी हैं, लेकिन वी डोंट वांट दैट एडवेंचर। सो अगेन गोइंग बैक, जो बेसिक जो चीज़ है जो नजम साकिर साहब ने पहले बात की है, दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द इशू। टॉक एंड नेगोशिएट एंड रीनेगोशिएट। अगर नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। दैट इज द वे फॉरवर्ड। और अगर आप बात करते हैं, निगोशिएट करते हैं, तो जंग के बाद भी आपको निगोशिएट ही करना पड़ता है। नहीं जी, वी हैव टू गिव एंड टेक ज़ौक, गिव एंड टेक, दैट्स द वे फॉरवर्ड। नजम साकिर साहब, आपको लगता है कि ये जो तमाम सिफारतकारी हो रही है, जो बॉर्डर पर टेंशन है, ये इसको कम कर सकती है, और हम इस सिफारतकारी को कैसे मौसर बना सकते हैं ताकि हम वो केस भी अपना हाईलाइट कर सकें जो बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में दीगर जगहों पर अमन अमान के हवाले से होता है या मकबूजा कश्मीर में होता है? देखिए, जो कि पाकिस्तान की सिफारतकारी है वो तो हमें बाय कंपल्शन, थ्रू कंपल्शन करनी पड़ी, और उसमें हमने ये देखा कि अमेरिका हो, रूस हो, आपकी EU हो, आपका सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इन सब की, टर्की है, इन सब की तरफ से आ गया, कंसर्न ज़ाहिर हो गया। हमारे तमाम सफ़रा जो हैं वो मुतहर्रक हो गए, हमारे वज़रा जो हैं वो मुतहर्रक हो गए, आपस में बातचीत हो रही है, आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर, सारे लोग जो हैं, ये तो बात ठीक है, और दुनिया जाग भी गई, दुनिया को पता भी लग गया। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि इस वक्त जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में जी, क्या मुसीबत पड़ी हुई है उनको। मैं अगर थोड़ी देर के लिए सोचूं ना कि अगर मैं इंडियन डिप्लोमेट हूं और मुझे फेस करना है दुनिया को, और मुझे बताया ये गया है कि चूंकि पहलगाम का वाकया हुआ है लिहाजा ट्रीटी जो है वो हमने मुअत्तल कर दिया, या वी आर कीपिंग दैट ट्रीटी इन अबेंस, मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा इसको? तो मुझे ये लगता है कि इंडिया बाकायदा तौर पे फंस चुका है। देखिए, वो कोई दहशतगर्दी का वाकया करेगा, वो पहले भी करता रहा है, उसके लिए उसको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ना उसको दुनिया की पड़ी हुई है। अगर उसने जंग करनी है खाकम बदहन, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अभी हरजीत सिंह निज्जड़, ये गुरपतविंद सिंह जो आपका यानी पन्नू है, फिर वो आपकी EU, आपकी वो जो है डिसइंफो लैब, फिर ये कुलभूषण यादव, ये वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप उनको रोक नहीं सकते। लेकिन मैं देख ये रहा हूं कि इस वक्त इंडिया फंसा हुआ है, इसलिए कि वो ना आगे जाएगा ना पीछे, वो दलदल सी है। किस तरह से, अगर वो ये नोटिस पे बात करते ना कि देखिए जी हमने आपको 2 नोटिस भेजे, हम इस ट्रीटी को मुअत्तल कर रहे हैं, बात बनती है, समझ में आती है बात कि पाकिस्तान ने एक का जवाब दिया, एक का नहीं दिया, और अब हम तंग आके जो है इसको मुअत्तल कर रहे हैं। जब तक आप यानी टेबल पे नहीं आते, हम इस ट्रीटी को मुअत्तल कर रहे हैं। ये तो था सीधा सीधा सा रास्ता। जब उस सेक्रेटरी वाटर ने उसमें लिखा है ना कि टेररिज्म के वाकयात बहुत बढ़ गए हैं, और उधर से जो बातें आई हैं कि पहलगाम में ये हुआ और पाकिस्तान ने किया है, फंस गया है इंडिया। अच्छा, अब ये कहना कि जी क्या हो जाएगा, देखिए मुल्कों के लिए और हिंदुस्तान जैसे मुल्कों के लिए जिनको ये जाम है कि जी हम बहुत बड़े मुल्क हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हम मेंबर बनेंगे, 5वें 4थे नंबर की हमारी इकॉनमी है, दुनिया में फलाना ये कर दिया टेक्नोलॉजी, इन मुल्कों के लिए वर्ल्ड लेवल पे एम्बैरसमेंट होना ये बहुत मायने रखता है। इस वक्त यकीन कर लीजिए कि जो रूस ने कहा है, जो इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अमेरिका से जो बात आ रही है, वो कह रही करे ना यार, इसका कनेक्शन तो मिलाएं, पहलगाम का कनेक्शन मिलाएं इस ट्रीटी के साथ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इतना अरसा इस दश्त की यानी उसकी मैंने की है, नवर्दी की है, मुझे अगर ये हो, मैं न्यू दिल्ली में बैठा हुआ हूं, सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट हूं, और मुझे ये कहा जाता है कि दुनिया को यूनाइटेड नेशन में जाके तकरीर करें और ये साबित करें कि पहलगाम की वजह से सिंध तास मुआहदा किया, यकीन कीजिए कि दाएं बाएं आएं बाएं शाएं करूंगा। तो लिहाजा पाकिस्तान तो अपना काम कर रहा है, पाकिस्तान को तो आपने मजबूर किया। जो पाकिस्तान ने करना है वो ये करना है कि जरा थोड़ा सा उन नोटिस को दोबारा देख ले, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को देख ले, और अपनी सिफारतकारी पे ही सारा कुछ ना करे। उसमें यह है कि कुछ आपने एक्शन लेने हैं, और उसमें जब आप एक्शन लेते हैं ना, इस वक्त की आखिरी बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट जी,
आपने अगर खारजा पॉलिसी की बात करनी है ना, तो आपको अपने जज्बात को कीपिंग इन अबेंस रखना पड़ेगा। ठीक, आपको अपने जज्बात मुअत्तल करने पड़ेंगे, उसके बाद आप अपनी फॉरेन पॉलिसी चला सकते हैं, और इसी में एक मशवरा है इस्लामाबाद के लिए। जी साकिब बशीर साहब, अब 10 दिन हो गए इंतज़ार कर रहे हैं, जहां पर नजम साकिब साहब ने उनके डिप्लोमेट या सिफारतकारों के हवाले से कहा कि उन पर तरस आता है। मुझे तो उनके सहाफ़ियों पर या जो मीडिया पर बैठे हुए लोग हैं उन पर भी तरस आता है। वो 10 दिन से नक्शे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कहाँ कहाँ से अटैक होगा। उन्होंने 4 राफेल भी उड़ा लिए, उनको भी वापस जाना पड़ा। तो इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा सुकून बढ़ता जा रहा है। तो अब ये टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगी, अब ये जैसे से वक्त गुजरेगा, या फिर आपको लगता है जिस किस्म के हालात नज़र आ रहे हैं वाकई ही कोई वहाँ से जो है वो दरअंदाजी हो सकती है पाकिस्तान के अंदर, या वो किसी तरह अटैक कर सकते हैं? दरअंदाजी तो मेरे ख्याल में अभी भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि आप उस हवाले से कहें कि सफारतकारी हो रही है या बैकडोर जो डिप्लोमेसी है, या जो दुनिया का जो रिएक्शन है, ख़ास तौर पर भारत अपना केस उस तरह पेश करने में कामयाब नहीं रहा जिस तरह वो चाहता था। वो चाहते थे, सीधी सीधी बात है जी, पाकिस्तान की तरफ उनका रुख है या पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरना या उसका एक तनाजुर बनाना, तो वो नहीं बना सके। तो अगर आप दुनिया को देखें और दूसरा इंटरनेशनल मीडिया को देखें, तो इंटरनेशनल मीडिया भी यही सवालात उठा रहा है। तो अब बग़ैर सबूत के, बग़ैर प्रूफ के अगर कोई बात आप करेंगे तो कौन जो है वो मानेगा। एक बात जो है वो उनको सपोर्टिव एक वो ले रहे हैं आर्गूमेंट के तौर पर, वो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है जिस पे हमने पिछले हफ्ते भी बात की और ओवरऑल भी इस पे क्रिटिसिज्म हुआ है कि इस मौके पर इस किस्म के बयानात की ज़रूरत ही नहीं थी। अब पाकिस्तान का केस बड़ा क्लियर, और आज भी जो वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई सऊदी सफ़ीर से भी, सऊदी अरब एक्टिव है, पहले भी बात हुई पाकिस्तानी हुकाम से, तो जो वहाँ पे पॉइंट रखा गया है वो यही है कि न्यूट्रल जो तहकीकात हैं वो कर लें। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने वो काकूल एकेडमी में जो है वो खिताब करते हुए ये ऑफ़र की थी, तो मेरा ये ख्याल है कि उसके बाद फिर दुनिया भी ये समझ गई कि पाकिस्तान जब कह रहा है, इतने दिन हो गए हैं, 6-7 दिन हो गए हैं कि बार बार कह रहे हैं कि आप जो है वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप इस तरह करें, इसकी न्यूट्रल जो है वो तहकीकात करा लें। भारत की तरफ से इस नुक्ते पर कोई जवाब नहीं आया कि हम जो है वो तैयार हैं या ऐसी कोई सिचुएशन। और इसमें एक और बात कि आप पूरा भारतीय मीडिया उठाकर देख लें, वहां पर वो गले फाड़ फाड़ बात करते हैं, वो जो है वो एक प्रोवोक तो कर रहे हैं, वो एक जंग का माहौल तो बना रहे हैं, लेकिन एक कंक्रीट कोई एविडेंस हो, कोई जर्नलिस्ट ही कोई इतने इन्वेस्टिगेटिव कोई स्टोरी लेकर आ जाए कि ये लिंक है, ये इस्टेब्लिश हो रहा है, उनकी ना तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इसमें तहकीकात कर रही है उसकी तरफ से कोई चीज़ अभी सामने आई है, ना ही उनके मीडिया में कोई भी कंक्रीट सामने आई है चीज़ जिसको वर्ड देखे या उस पर जो वो काम करे। इसलिए भारत का केस इस मामले में कमज़ोर हुआ ही इसलिए कि जैसे ही वाक़या हुआ आपने फौरी जो है वो इल्ज़ाम धर दिया। अच्छा, एक इसमें चीज़, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन एक मैं ऐड कर दूं कि हमारी ये दरख्वास्त या मशवरा ही समझ लें, वो ये कि हमें अपना इंग्लिश मीडियम ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जो है उसको बेहतर करना होगा। मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर हमें ब्रॉडकास्ट करना होगा ताकि जो एफर्ट्स यहाँ से होती हैं हम उन लोगों तक भी पहुँचा सकें जिस लैंग्वेज को वो समझते हैं। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर एक और अहम मौजू पर बात करनी है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक अहम मामला था जो अब ऐसा लगा है बयानात से कि वो शायद सुलझ गया है, और जिस पर पाकिस्तान के अंदर नहरों के मामले के हवाले से हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात जो है वो उनके अगेंस्ट खड़ी थी और वो धमकियां भी दे चुकी थी कि हम हुकूमत छोड़ भी सकते हैं, और अगर हमने छोड़ दी तो फिर आपकी हुकूमत नहीं रहेगी अगर हम इत्तेहादी ना रहे। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले मुश्तरका मफादात कौंसल के 52वें इजलास में सिंध हुकूमत का मुतालबा तस्लीम करते हुए वफाक ने 6 नई नहरों की तामीर रोक दी है। नजू साकिब साहब, ये पीपल्स पार्टी का मुतालबा एक ही जलसे बाद या 2 जलसों के अंदर ही हल हो गया। जलसे तो उनकी जानिब से अब भी जारी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को राम कर लिया हुकूमत ने और बड़े आराम से।
हैं कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ। हमें तो ये पता है कि हमने ख़बरों में सुना कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उसके बाद आपकी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कि एक बहुत बड़ा फोरम है, बड़ा इम्पॉर्टेंट फोरम है, जिसमें जब सूबों और विफाक के दरमियान कोई तनाज़ा आए तो वो हल करता है, उसकी मीटिंग होती है। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि इसको हम शेल्व कर रहे हैं, इस पूरे मुआहदे को हम शेल्व कर रहे हैं, यानी हम इसको लपेट के एक तरफ रख दिया है। अब इसको आप हल कहते हैं, हो भी सकता है, नहीं कहते तो नहीं भी हो सकता है कुछ देर बाद कुछ और हो। तो मैंने इस तरह कहा कि है कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ। मेरे ख्याल में तो पानियों के बड़े मसाइल इस वक्त आ गए हैं, ये जो सिंध था मुआहदा वगैरह, तो ये शायद वाकई हल हो गया हो। खुशी की बात ये है कि वो जो जलसे जुलूस थे, वो लोगों ने सड़कें रोकी हुई थी, वो सारे हिसाब किताब अब डिसिपेट हो गए हैं। अवाम को तो आपको पता है ना, बड़ी आराम से यकीन आ जाता है कि सब कुछ ठीक है। देखिए, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं? मैं इशारा कर रहा हूं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कल के एक स्टेटमेंट पे। ठीक, आपको पता है ना कि जरदारी साहब पे बात आई कि जी वो मीटिंग में थे और वो मिनट्स में ये लिखा था, जरदारी साहब ने अप्रूव किया, बाद में शर्जील मेमन साहब, बाकी सब लोगों ने कहा कि नहीं जी इसमें कोई अप्रूवल, प्रेसिडेंट तो अप्रूवल दे ही नहीं सकता। तो वो कौन सी बात है जो कलंदर को पानी पानी कर गई है? वो ये है कि उन्होंने फरमाया, सियासी यतीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उन्होंने कहा जी ये जितना भी फसाद है, ये जो पानियों पे इस वक्त खड़ा हुआ है सिंध वाला, ये किसने फैलाया है? ये जो उस वक्त के सदर, केयर टेकर गवर्नमेंट में जो सदर थे, आरिफ अलवी साहब ने इसमें किया है, फसाद फैलाया। अब मुझे ये बताइएगा, ये पानी पानी कर गई कलंदर की ये बात, ये बनती है कि नहीं बात बनती? अच्छा, बॉटम लाइन क्या है? शेल्व हो गया है, वो एक तरफ कर दिया गया है, हल हुआ है नहीं हुआ इसकी डिटेल का किसी को नहीं पता। लेकिन ये है कि कुछ लोग कहते हैं जी कि ये आगे चलेगा, कुछ लोग कहते हैं ऑलरेडी चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं जी कि अब रुक गया है। इसको एक तरफ करते हैं। बॉटम लाइन ये निकलती है कि आपकी ये हुकूमत ना इत्तेहादी, उन्होंने कहा था ना छोड़ देंगे फलाना कर देंगे। पहले तो ये बात है कि आप अपनी मर्जी से आए थे कि आपको लाया गया था? अगर आप अपनी मर्जी से आए थे तो फिर छोड़ेंगे ना। तो हुकूमत चल रही है, इत्तेहादी चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अब तो जो हालात इस वक्त मुल्की और गैर मुल्की, आलमी और रीजनल इस किस्म के हैं, हुकूमत को इस वक्त कोई ख़तरा नहीं है। ठीक है पीजे मीर साहब, एक तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये केस विफाक से जीत गई है आपको लगता है? और क्योंकि उनकी सिंध के अंदर हुकूमत है और सिंध में उनका वोट बैंक है बड़ा, तो उन्होंने अपने वोटर को कायल करने के लिए विफाक से अपना मुतालबा मनवा लिया, आपको ऐसी लगता है? नहीं, देखो ज़ौक, ये कोई मसला आज का नहीं है। ये तो 1859 से चल रहा है और कई कमीशंस बनी, कई कमेटियां बनी, कई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये चलता रहा है। पहले हिंदुस्तान के अंदर सिंध और पंजाब का था, पार्टीशन के बाद फिर आपका पंजाब और सिंध का हो गया। तो ये मसले चल रहा है। बात है पानी की, कि पानी की यूटिलाइजेशन और पानी की डिस्पेंसेशन आप कैसे करेंगे। यहाँ प्रॉब्लम इधर ही आ रही है। अब मेरी नज़र के अंदर जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है कि हम कितना पानी समुद्र के अंदर फेंक सकते हैं। क्या वो पानी हम इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए और रिकल्टिवेशन या कल्टिवेशन के लिए क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या हम उससे पहले कराची के बाहर एक झील है ना, तो क्या हम एक झील नहीं बनवा सकते? वहीं बना लो, अगर इधर नहीं बनानी तो वहाँ बना लें। कम से कम पानी तो पाकिस्तान के एक खिते के अंदर लोगों को मिलेगा। सो बेसिकली हम वो चीज़ नहीं कर रहे। हमारी बड़ी सोची, मुझे कईयों ने कहा है कि जी 2 आउटलेट्स हैं जो कि इंडस की जाती हैं। एक बड़ा फर्टाइल है क्योंकि उसके अंदर वो खाद बड़ी अच्छी आती है, फर्टिलाइजर्स बड़े हैं। दूसरी बिल्कुल बैरन है, वहाँ नहीं है। तो जो इधर वाले हैं वडेरे, वो कहते हैं नहीं जी ये काला बैग नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा वो, और इसके ऊपर आपकी एक बहस चली हुई है और आज की नहीं है, बहुत पुरानी बहस है। बहरहाल ये चलती रहेगी और नारेबाजी होती रहेगी। अब अलवी साहब भी आ गए हैं इस पिक्चर के अंदर, अब इनका क्या आगे रोल होता है ये तो हंसने वाली बात है और मैं समझता हूँ एक मजाक ही हो गया। लेकिन मेरा फाइनल, क्योंकि आखिरी सेगमेंट है, फाइनल मैं यही कहूँगा
हमारा मीडिया प्रेशर हिंदुस्तान पे कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, जब 370 और वो ये 35A आया, हमने 30 दिन मैक्सिमम 30 डेज हमने बात की, उसके बाद बात आई गई, भूल गए हम। कश्मीर डाउन द ड्रेन, नो। अगर तो हमने एक कॉज पे जाना है तो आपको रेगुलरली मीडिया के अंदर अपनी कौम के आगे, और मैं समझता हूँ इंटरनेशनल जो आपके व्यूअर्स हैं उनके आगे अपने केस को प्लीड करना है। अगर आप नहीं करोगे, मैं समझता हूँ। और मीर साहब, वो जो आपने कश्मीर सेंटर की बात की थी कि कश्मीर सेंटर्स खुलने चाहिए, उस पर भी करें ना बात। नजम साहब, आपने क्या, यू हिट द नेल ऑन द हेड। ये जी, ये वो कश्मीर सेंटर्स हैं जो कि यूरोपियन यूनियन में थे, और नजम साहब 41 नहीं 42 मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन आके कश्मीर का केस सुनते थे। हमने मैस ग्रेव्स बताई, हमने इंडियन एट्रॉसिटीज बताई, हर चीज़ हम बताते थे। हमारे लीडर्स भी जाते थे, बात करते थे वहाँ, यू नेम एनीबॉडी, ये फजल रहमान हो गए, शहरी हो गई, शाह महमूद हो गया, और ये अपना ये कहते हैं जनरल मुशर्रफ, नवाज शरीफ, हर बंदा जाके पाकिस्तान का केस हमने बंद कर दिया जनाब। आपने वाशिंगटन बंद कर दिया, आपने ब्रसल्स बंद कर दिया, आपने लंदन बंद कर दिया। विद द रिजल्ट आपने हिंदुस्तान को खुला हाथ दिया, और जब उसने हमें एक का वो कहते हैं ना झटका दिया, 370 और 35A का, हम तो स्टंप हो गए, हमें तो यॉर्कर पड़ गया। तो आपने बिल्कुल सही बात की नईम साहब। अच्छा, ये हमें खोलने पड़ेंगे, ये नहीं खोलेंगे हम यहाँ से इतनी बात नहीं कर सकते जो कि इंटरनेशनल फ्रंटियर से हम कर सकते। मैं नजम साकिब साहब की तरफ भी जाऊंगा, यही इंटरनेशनली हम किस तरह इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले साकिब बशीर साहब, जो इशू हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ये बताइएगा कि वो जो काम हमें दिखता था कि शुरू हो गया है, अब उसका क्या करना है, और दूसरा, एक नहर पे सिंध को एतराज़ था तो 6 की 6 अब कैंसिल हो गई हैं। नहीं, वो जो काम था और जिस पे एतराज़ था, वो काम तो सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर पे पहले ही रोक दिया गया था, और अब उस पे काम नहीं हो रहा, ना होगा, जब तक कि ये जो है वो CCI से बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी नहीं ली जाती। एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे रखना चाहूँगा, इसका क्रेडिट सारा पीपल्स पार्टी को देना मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी। वहाँ पे वकला तंजीमें, सिविल सोसाइटी, मुकामी जो सिंधी किसान है, मुकामी जो जमातें हैं, आम आवाम है, ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और इकट्ठे होकर इन्होंने जदोजहद की। पीपल्स पार्टी पे तो ये इल्ज़ाम आता है कि इन्होंने जुलाई में जो है वो जो मीटिंग मिनट्स वाला मामला आता है कि सदर मुमलिकत साहब को नहीं पता था। ठीक है, मान लिया कि सदर मुमलिकत ने इजाज़त नहीं देनी, इसकी मंजूरी नहीं देनी, लेकिन जब उनके सामने एक मामला आता है तो उसमें हर चीज़ डिस्कस होती है। उसकी आखिरी बॉल पे छक्का मार के मैन ऑफ द मैच बन गए ना। जी, यही सूरत हाल है। तो इसलिए वहाँ की जो मुकामी पॉलिटिकल पार्टी थी, लोग थे, उस प्रेशर ने पीपल्स पार्टी को, सिर्फ मैं आखिरी बात करूंगा, ये इजलास होना था आज 2 मई को। आपको पता है कि वहाँ के जो पीपल्स पार्टी ने तय कर लिया, इजलास बुला लिया गया, उन्होंने कहा हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे, हम बॉर्डर के जो बंद किया हुआ था वो नहीं खोलेंगे। फिर इन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, उन्होंने 28 अप्रैल को इजलास बुला के ये सारा काम जो है वो किया है, और इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा था पीपल्स पार्टी को, मजबूरन ये सारा जो है वो करना पड़ा, क्योंकि उनकी सियासत भी सिंध के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, उससे जो है वो बाहर नहीं जा सकते। अच्छा नजमुल साकिब साहब, अब ज़रा जिस पर पीजे बी साहब ने कमेंट किया है, मैं आपका भी कमेंट जानना चाहूँगा। आप बाहर रह के आए हैं, आपको लगता है कि हमें बेहतर करना चाहिए मल्टीपल लैंग्वेजेस का ब्रॉडकास्ट, ताकि हम पाकिस्तानी मौक़िफ़ को और पाकिस्तानी इशूज़ को भी समझा सकें? आपको लगता है ये बैरियर है बाहर? देखें ना, अगर अल जज़ीरा को सारे लोग सुनते हैं तो उसकी अंग्रेज़ी ज़्यादातर है ना, ये बात आपकी ठीक है। इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहले क्विकली ये आपको बताऊंगा कि जितनी भी एम्बेसीज आपकी इस्लामाबाद में है ना बेस्ड, वो आपके सारे अखबार उर्दू के जो हैं उसके ट्रांसलेटर्स मौजूद हैं। वो सुबह सुबह एक सिट रेप बनती है, सिचुएशन रिपोर्ट, उर्दू अखबारों के सारे जो है ना मेन चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इसी तरह आपके ये जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम है, ये कहीं ना कहीं पे कम से कम 15 एम्बेसियों में सुना जा रहा है, उसकी उसी वक्त ट्रांसलेशन भी हो रही है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना, वो उसमें जान इसलिए भी है कि जो एक लिंग्वा फ्रैंका जिसको कहते हैं ना, कि आपको समझ आए उस अंग्रेजी, लेकिन आपका जो स्पेनिश स्पीकिंग वर्ल्ड है उसके लिए क्या करेंगे? आपका जो फ्रेंच स्पीकिंग वर्ल्ड है जिनको अंग्रेजी नहीं आती, आपको पता है आधा कनाडा जो है यानी उसमें फ्रेंच बोली जाती है जी।
लेकिन ये बात ठीक है कि आपका आजकल मीडिया का दौर है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें मोर द मैरियर, जितने भी चैनल्स होंगे और उसमें अंग्रेजी। अब इसमें पाकिस्तान में तजुर्बा हुआ, 2-3 चैनल हुए, लेकिन वो काम करने वाले लोग नहीं है। वो जो अंग्रेजी जिनको अच्छी आती है, पीजे मीर साहब जैसे, वो वहां जाता ही नहीं है। तो अगर वो चले जाते हैं तो वो जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पूरी नहीं करते चैनल वाले, और फिर आपकी आम आवाम जो है चूंकि उसको नहीं देखती, आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते तो वो जो आपका चैनल है उसका पट्टा बैठ जाता है। तो ये एक विशियस सर्कल है। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो यहाँ पर है। बिल्कुल जी। और नजम साहब, ये जब ब्लैक डे कश्मीर का ये मनाया जाता है लंदन में, ये डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर जाते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं। और ये जो आपने अभी कमेंट किया बड़ा अच्छा, इनको में ये उर्दू में लगे हुए हैं कि इंडिया ये है, मोदी ये है, फलान। और मैंने कहा भाई ये जो लोग जा रहे हैं आप इनको अंग्रेज़ी में बताओ, तुम उर्दू में लगे हुए हो। उर्दू किसको समझ आएगी डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर? तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, इनको जब तक आप समझाएंगे नहीं इनकी ज़बान के अंदर, अंग्रेज़ी के अंदर, आपका पॉइंट नहीं जाएगा। ना आपका अंग्रेज़ी अखबार पिक करेगा, ना आपका टेलीविज़न जो है वो तस्वीरें जो बना रहा है वो आपके कोई कमेंट्स पिक साकिब करेगा। रशीद साहब, आपका कमेंट 30 सेकंड्स। नहीं, इसमें जो भारत अभी रिसेंटली आप देख लें तो भारत में मोस्टली जितने भी चैनल्स हैं वो अंग्रेज़ी के चैनल्स हैं। और वो उसमें उनको एड्स भी आ रहे हैं, स्पॉन्सर भी आ रहे हैं, चला रहे हैं, वो अपना नैरेटिव जैसा झूठा सच्चा वो अपना बेची जा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल ये अच्छी एक सजेशन है कि यहाँ पे अंग्रेज़ी के चैनल्स होने चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में मोस्टली अगर आप कहें तो अंग्रेज़ी जो है वो समझी जाती है, बोली जाती है, या जहाँ अपने पैगाम देना होता है वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है नजम साकिब साहब, आज के सवाल। पहले ज़रूरी सवाल, पीटीआई के उमर अयूब साहब ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी ने सिंध का पानी बेच दिया। दूसरी तरफ पीएमएलएन के एहसन इकबाल ने फरमाया है कि पानी पर डाका डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़रूरी सवाल ये है कि अवाम तो समझ रही थी कि ये नहरों की कोई तामीर का मामला वगैरह है, ये चोरी डाके की बातें कहां से आ रही हैं? आज का गैर जरूरी सवाल, गुजरांवाला की एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने इमरान खान और दीगर पर वजीराबाद रैली के दौरान हमले पर किसी नवीद अराई को उम्र कैद और फिर 95 साल कैद मजीद की सजा सुनाई है। पहले उम्र कैद और फिर 95 साल। गैर जरूरी सवाल यह है कि ये बेचारा मुजरिम उम्र कैद तो काट लेगा, इसके बाद 95 साल मजीद कैद भुगतने के इंतजामात कैसे करेगा? राइट, हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।